नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारे चैनल पे राजस्थान का इतिहास और राजस्थानी कला संस्कृति शुरू कर रखी है। इसी क्रम में जो हमारी आज की क्लास रहेगी वो राजस्थानी कला संस्कृति पे आधारित रहेगी। आप सब जानते हैं इससे पहले हमने राजस्थानी कला संस्कृति में राजस्थान के लोक नृत्य पढ़े हैं। लोक नृत्य पे हमारी 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। पांचों क्लासेस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और उन्हें वॉच कीजिए। जिन भी विद्यार्थियों ने वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज आप जाइए उन्हें वॉच कीजिए। आप देखेंगे कि मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है और सब कुछ पढ़ा है, और ऐसा पढ़ा है कि आपको वीडियो में बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। आपको रिवीजन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और जो आपका समय बचेगा आप किसी और विषय को दे सकते हैं। तो अब तक हमने राजस्थान के लोक नृत्य में राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य कंप्लीट कर लिया। आज की जो हमारी क्लास रहेगी राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्य पे रहेगी। राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्य में कि जो क्लास लेंगे 2 क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। आज हम 2 नृत्य पढ़ेंगे और अगली क्लास में जो बाकी नृत्य बच जाएंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज से हम शुरू करें राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्य। देखिए, व्यावसायिक लोक नृत्य शुरू करने से पहले मैं कुछ जरूरी सूचना आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ हमारे चैनल के रिगार्ड में। हमारे चैनल का नाम हमने लक्ष्य राजस्थान जी के रखा था, परंतु इस नाम के साथ हमें कुछ इश्यूज आना शुरू हो चुके हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आगे जाके ये इश्यूज कुछ और बड़ा रूप धारण करें। इससे पहले हमने ये डिसाइड किया है कि हम हमारे चैनल का नाम चेंज करेंगे। तो हमें हमारे चैनल का नाम चेंज करने के लिए शॉर्ट एंड स्वीट नेम की आवश्यकता है। हालांकि हमने भी कुछ नाम सोचे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ नाम मुझे सजेस्ट करें, ताकि मैं उन नाम में से और मैंने जो नाम सोचे उनको देख के डिसाइड कर सकूं कौन सा नाम अच्छा है। अगर मुझे आपके द्वारा सुझाया गया जो कोई नाम अच्छा लगता है तो उसी नाम को मैं अपने चैनल का नाम रख लूंगा। ये मेरा आपसे बात है। तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस जरूर दें। चलिए, तो व्यावसायिक लोक नृत्य को शुरू करते हैं। व्यावसायिक लोक नृत्य में आज जो हमारी पहला लोक नृत्य रहेगा वो रहेगा भवाई लोक नृत्य। बहुत ही परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं भवाई लोक नृत्य। भवाई लोक नृत्य कौन सी कैटेगरी में आता है दोस्तों? व्यावसायिक लोक नृत्य में भवाई। देखिए, व्यावसायिक लोक नृत्य क्या होता है, मैंने आपसे पहली क्लास में डिस्कस कर लिया था क्या होता है, लेकिन मैं फिर यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ कि व्यावसायिक लोक नृत्य क्या होता है। व्यावसायिक लोक नृत्य जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है व्यवसाय होता है इस नृत्य का। मतलब इस नृत्य को जो कलाकार करते हैं इस नृत्य को जो कलाकार करते हैं, नृत्य को करने के बाद उनको आमदनी होती है, उन्हें पैसा मिलता है जिससे अपना घर का खर्चा चलाते हैं। तो ये इन नृत्यों को व्यवसाय किया जाता है, अर्थात इन नृत्यों को करके आमदनी का जरिया एक तरह से। तो व्यावसायिक लोक नृत्य पहला लोक नृत्य कौन सा है? भवाई लोक नृत्य। आज की क्लास में हम जानेंगे कि भवाई लोक नृत्य क्यों कहा जाता है, भवाई लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, और बहुत सारी तमाम बातें जो हमारे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं और जो पूछी जा चुकी हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, भवाई लोक नृत्य की शुरुआत कहाँ से? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? भवाई लोक नृत्य की शुरुआत कहाँ से? तो उद्गम। शुरुआत को क्या बोलते हैं दोस्तों? उद्गम। तो बात करें उद्गम कहाँ से, तो भवाई लोक नृत्य का जो उद्गम हुआ वो हुआ कहाँ से? गुजरात से। कहाँ से हुआ दोस्तों? गुजरात से। भवाई लोक नृत्य का उद्गम जो हुआ कहाँ से हुआ दोस्तों? गुजरात से। ये देखिए, ये राजस्थान है, और राजस्थान के दक्षिण में ये राजस्थान का है उत्तर, ये राजस्थान का पश्चिम है, ये राजस्थान का पूर्व है, और ये राजस्थान का क्या है? दक्षिण भाग है। राजस्थान के दक्षिण भाग में कौन से भाग है दोस्तों? राजस्थान के दक्षिण भाग में क्या है? गुजरात। आप सबको पता है राजस्थान के दक्षिण भाग में क्या है? गुजरात। इस गुजरात में एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम है मटका नृत्य। क्या नाम है दोस्तों? मटका नृत्य। देखिए, हम बात करें भवाई नृत्य की शुरुआत कहां से हुई, तो शुरुआत हुई गुजरात से। गुजरात में नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम क्या है दोस्तों? मटका नृत्य। उस नृत्य का नाम क्या है? मटका नृत्य। अब यहाँ इस नृत्य को मटका नृत्य कहते हैं। आप सबको पता है कि हमारे आसपास जो कल्चर होता है उस कल्चर को ही हम अपनाते हैं, ठीक है। तो जो राजस्थान में दक्षिण भाग में गुजरात में मटका नृत्य किया जा रहा है, तो ये जो कल्चर है, ये जो नृत्य है, ये नृत्य हमारे राजस्थान के दक्षिण भाग में धीरे धीरे फैलने लगे। धीरे धीरे फैलने का मतलब है कि इस नृत्य को यहाँ से कुछ लोग हैं जो राजस्थान में लाए, और राजस्थान में लाके आपको पता है यहाँ जो ये पास में पड़ता है, तो यहाँ भी ये फिर धीरे धीरे फैलने लगे। और राजस्थान के दक्षिण भाग में कौन सा प्रांत पड़ता है, कौन सा क्षेत्र पड़ता है? मेवाड़ क्षेत्र। मैंने आपको राजस्थान के इतिहास की पहली क्लास में समझाया था। मेरी पहली क्लास में मैंने आप सबको बताया कि ये जो राजस्थान का दक्षिण भाग है पूरा क्या कहलाता है? मेवाड़ क्षेत्र। पूरा नहीं, लगभग दक्षिण भाग क्या कहलाता है? मेवाड़ क्षेत्र।
तो ये जो मटका नृत्य यहाँ कहाँ प्रसिद्ध हो गया, मेवाड़ क्षेत्र में हो गया। अभी मैं बात करूंगा कौन कौन से जिले में प्रसिद्ध है उसके बात करेंगे। तो ये राजस्थान के दक्षिण भाग में प्रसिद्ध हो गया। सर आप मटका नृत्य करें, लेकिन हम बात करें भवाई नृत्य। हाँ, तो इस नृत्य को राजस्थान में, गुजरात में मटका नृत्य बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है, गुजरात में। मटका नृत्य क्यों बोला जाता है, वो इसलिए कहा जाता है, ये देखो कोई भी पुरुष महिला कोई भी इस नृत्य को करता है, वो अपने सर पे क्या रखता है, मटके रख लेता है। अब इन मटकों की जो संख्या निश्चित नहीं है, इतनी भी हो सकती है मटके। तो ये मटके रख के नृत्य किया जाता है, इसलिए इस नृत्य को क्या कहता है, मटका नृत्य कहा है। ठीक है दोस्तों, इस भवाई नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई है, गुजरात में। गुजरात में इस नृत्य को मटका नृत्य कहते हैं। लेकिन हमारे राजस्थान में इसको मटका नृत्य नहीं कहते, भवाई नृत्य कहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए भैया कि जब राजस्थान में नृत्य आया, भागोजी नागोजी जब इस नृत्य को गुजरात से लेकर राजस्थान लाए, मैं आगे उनकी चर्चा करूंगा, जब इस नृत्य को लाए तो इस नृत्य को एक विशेष जाति परफॉर्म करती है, विशेष जाति द्वारा नृत्य राजस्थान में किया था उस समय। आज के समय में कोई भी इस नृत्य को कर सकता है, लेकिन उस समय की बात है, उस समय में इस नृत्य को कोई भी जाति नहीं करती थी, विशेष जाति करती थी। और उस जाति का क्या नाम था दोस्तों, भवाई जाति। उस जाति का क्या नाम था, भवाई जाति। तो राजस्थान में भवाई जाति द्वारा इस नृत्य को किया गया। कौन से नृत्य को, मटका नृत्य को। इसलिए इस नृत्य को राजस्थान में क्या कहा, भवाई नृत्य। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे अपन, कौन इस नृत्य को करता है, भवाई जाति करती है। भवाई जाति करती है, इसलिए इस नृत्य को क्या बोला गया, भवाई नृत्य। भवाई नृत्य कहा गया, भवाई जाति करती है, इसलिए नृत्य को राजस्थान में भवाई नृत्य कहा गया। ये बात हमारे समझ में आई। अब मैंने आपसे कहा कि गुजरात से दक्षिण भाग में आ गया, तो अगला क्वेश्चन जो हमसे परीक्षा में पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भवाई नृत्य से यही पूछा गया है कि भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध लिखेंगे हम गुजरात के अगर उत्तर में चलेंगे तो क्या, गुजरात के उत्तर में, राजस्थान के दक्षिण में क्या आएगा दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र। तो हम अगर लिखें, अगर किताबी भाषा में हम बात करें तो कि कहाँ का प्रसिद्ध है, उदयपुर संभाग। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, उदयपुर संभाग में प्रसिद्ध, उदयपुर संभाग में प्रसिद्ध, उदयपुर संभाग में प्रसिद्ध। मैंने आपसे उदयपुर जिला नहीं कहा है, मैंने कहा है उदयपुर संभाग। संभाग क्या होता है सर, ये संभाग। तो यहाँ उदयपुर संभाग की बात करें, उदयपुर संभाग की बात करें तो संभाग जब हम राजस्थान की ज्योग्राफी में स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे तब संभाग की चर्चा करेंगे। संभाग क्या है, छोटे छोटे यूनिट्स मान लीजिए, छोटे छोटे पार्ट मान लीजिए, छोटी छोटी इकाइयां मान लीजिए। राजस्थान को 7 इकाइयों में बांटा गया है। कितनी इकाइयों में बांटा गया है दोस्तों, 7 इकाइयों। उन इकाइयों को क्या नाम दिया गया है, संभाग। जैसे आपका नाम ए, आप किसी का नाम बी, किसी का नाम रमेश, किसी का नाम राहुल होता है, इसी तरह इन इकाइयों का नाम क्या है, संभाग। तो इस राजस्थान को 7 संभागों में बांटा गया है, अर्थात छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया है। और प्रत्येक संभाग में प्रत्येक इकाई में या तो 4 जिले हैं, या 5 जिले हैं, या 6 जिले, इस तरह से जिले उनको वितरित किए गए। तो अगर उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग पूरा दक्षिण भाग में आता है, मेवाड़ कहलाता है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध है। संभाग समझ में आ गया मेरे हिसाब से, आप सबको समझ में आ गया, छोटी छोटी यूनिट में बांटा गया। उदयपुर संभाग हो गया, भरतपुर हो गया, कोटा संभाग हो गया, जयपुर हो गया और जोधपुर संभाग हो गया, इस तरह से संभाग बांटे गए। ठीक है दोस्तों, तो ये उदयपुर संभाग में प्रसिद्ध है। अब बात करें उदयपुर संभाग में जिले कौन कौन से आते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। उदयपुर संभाग में जो पहला जिला आता है वो उदयपुर आता है। हालांकि मैंने जब राजस्थान का इतिहास पढ़ा है उसमें ये सब चर्चाएं की हुई है, लेकिन मैं बता देता हूँ। उदयपुर संभाग आता है, दूसरा आता है राजसमंद आता है, तीसरा आता है प्रतापगढ़ आता है, प्रतापगढ़ हो गया। चौथा आपका हो गया चित्तौड़गढ़ हो गया, चित्तौड़ हो गया। पांचवा आपका हो गया डूंगरपुर हो गया, और छठा आपका हो गया कौन सा, बांसवाड़ा हो गया। तो 6 जिले आते हैं उदयपुर संभाग में, 6 जिले आते हैं। इन 6 जिलों में नृत्य प्रसिद्ध है। कौन कौन से में, उदयपुर में, राजसमंद में, प्रतापगढ़ में, चित्तौड़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में नृत्य प्रसिद्ध है। अब परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भवाई नृत्य का उद्गम कहां से हुआ, गुजरात से हुआ। उद्गम की बात हुई, भवाई नृत्य गुजरात से हुआ। ठीक है, भवाई नृत्य क्यों कहा जाता है, भवाई जाति द्वारा करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे कभी एग्जाम। भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपसे परीक्षा में दिया जाएगा ऑप्शन मान लो दे दो, उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, कोटा संभाग या
भरतपुर संभाग, तो आपको आंसर क्या जाएगा, उदयपुर संभाग जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मान लीजिए आपको उदयपुर जिला नहीं दे, अगर उदयपुर जिला, वैसे तो 90% उदयपुर जिला ही देता है वो, लेकिन मान लीजिए उदयपुर जिला नहीं दे और इन 5 जिलों में दे दे, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से एक आंसर दे दे, तो आपको ऑप्शन इनमें से जो दिया होगा वो आंसर जाएगा। क्योंकि हमने बात की उदयपुर संभाग की बात की, केवल एक जिले की नहीं 6 जिलों में प्रसिद्ध है ये नृत्य। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 6 जिलों में प्रसिद्ध है नृत्य, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अब इसमें एक मैंने आपको बोला कि गुजरात में क्या मटका नृत्य किया जाता है, तो गुजरात में इस नृत्य को क्या बोला जाता है, मटका नृत्य कहा जाता है। और राजस्थान में इसी मटका नृत्य को क्या बोला जाता है, भवाई नृत्य बोला जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भवाई नृत्य राजस्थान में क्या है, मटका नृत्य। क्या है, राजस्थान का मटका नृत्य। तो आप लिख लीजिए अगला पॉइंट, राजस्थान का मटका नृत्य, राजस्थान का मटका नृत्य, राजस्थान का मटका नृत्य। कौन सा नृत्य है, भवाई नृत्य। आपसे परीक्षा पूछे कि निम्न में से राजस्थान का मटका नृत्य कौन सा है, तो कौन सा है, भवाई नृत्य। बात खत्म हो गई, बात खत्म। अब एक छोटा सा पॉइंट और लिख लीजिए, इस नृत्य का दूसरा नाम क्या है, इस नृत्य का दूसरा नाम क्या है, ज्ञानदीप नृत्य। क्या नाम है दोस्तों, ज्ञानदीप नृत्य। भवाई नृत्य का नाम क्या है दूसरा, ज्ञानदीप नृत्य। ये पॉइंट वैसे शुरू में लिखाने का होता है लेकिन थोड़ा मिस हो गया, तो इस भवाई नृत्य का नाम क्या है, ज्ञानदीप नृत्य। ये भी इसका एक पॉइंट है जो आप लिख लीजिए। चलिए, निम्न में से ज्ञानदीप नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, उदयपुर संभाग का। निम्न में से ज्ञानदीप नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, उदयपुर संभाग का। जिले दे रहे हैं, ये जिले आप याद रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, उदयपुर संभाग वैसे याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, दक्षिण भाग है तो याद होने में कोई समस्या वाली बात नहीं, 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थोड़ी और मटका नृत्य की बातें, भवाई नृत्य की बातें करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, राजस्थान का मटका नृत्य हो गया। अब परीक्षा में पूछा जाता है कि नृत्य किया कैसे जाता है, परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, किया कैसे जाता है, या इसके करने का तरीका आपको लिख के दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से इस तरह की विशेषताएं कौन से नृत्य की, तो आपको बताना है क्या। ठीक है, अब देखो नक्शे से कैसे याद रखते हैं, नक्शे से ऐसे याद रखते हैं, आप छोटा सा नक्शा बना लीजिए, कॉपी में अपने छोटा सा नक्शा बना लीजिए। आप चाहे नृत्य पढ़े, चाहे वाद्य यंत्र पढ़े, चाहे नाटक पढ़े, चाहे कुछ भी पढ़े, आप कुछ भी पढ़े दोस्तों, आप जब भी पढ़े तो एक नक्शा छोटा सा जरूर बनाइए और उस क्षेत्र को इंडिकेट कर दीजिए जहां का वो प्रसिद्ध है। ठीक है ना, आप जरूर करें, ये करेंगे तो आपको क्या दिमाग में एक आधा क्वेश्चन तो आपके क्लियर हो ही जाएंगे। जैसे ये राजस्थान है, मैंने आपको बोला उदयपुर संभाग में प्रसिद्ध है, तो आप यहाँ क्या है ऐसे गोला बना लीजिए उदयपुर संभाग को पूरा और यहाँ लिख दीजिए भवाई नृत्य, तो बस आपको याद हो जाएगा। 2 बार देखेंगे, पिक्चर दिमाग में, इमेज आपके दिमाग में छप गई तो आप भूलेंगे नहीं। जैसे आप मान लो एग्जाम में भूल भी जाए तो पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, भवाई नृत्य, बस खत्म बात। इतना सा बना के छोड़ दीजिए, इस नृत्य के आगे बना दीजिए छोटा सा, याद रहेगा। अब भवाई नृत्य की विशेषताओं की बात करें। पहली विशेषता क्या है कि कलाकार इसका परिचय नहीं देते, कलाकार परिचय नहीं देते, परिचय नहीं देते। इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी नृत्य होता है ना, कोई सा भी नृत्य हो, चाहे लोक नृत्य हो, चाहे ब्रेक डांस हो, कुछ भी हो, जब स्टेज पे किया जाता है और जब स्टेज पे कलाकार पहुंचते हैं तो या तो कलाकार माइक से खुद का परिचय देते हैं कि मैं फलाना दिन का हूं, मैं यहाँ से, मैं फलाना दिन का यहाँ से, मैं यहाँ से, या उस नृत्य को उस मंच पे जो होस्ट होता है, जो एंकर होता है, जो होस्ट करता है, वो कलाकारों का परिचय देता है, फलाना फलाना ऐसे है, फलाना फलाना ऐसे, फलाना फलाना ऐसे, फलाना फलाना ऐसे, इस तरह से परिचय देता है। लेकिन इस नृत्य की जो सबसे खास बात है, भवाई नृत्य, ज्ञानदीप नृत्य की सबसे, जो राजस्थान का मटका नृत्य है, उसकी सबसे खास बात यह है कि कलाकार मंच पे अपना परिचय नहीं देते हैं, कलाकार मंच पे अपना परिचय नहीं देते हैं, ये इसका एक पॉइंट है। दूसरा नृत्य को किया कैसे जाता है, तो इस नृत्य को कैसे किया जाता है, आप देखिए कैसे किया जाता है। ये है, दिख रहा है मेरे हिसाब से सबको दिख रहा होगा, ये है, चलो यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, यहाँ अच्छे से दिखेगा। ये है कोई नृत्यांगना है मान लो, या नृत्य, ये नृत्य पुरुष और महिला दोनों करते हैं, तो मैंने इसे लिखाया नहीं। ठीक है, जहां केवल महिला करेगी, जहां केवल पुरुष करेगा, मैं वहीं लिखाऊंगा, जहां दोनों करेंगे वहां लिखाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। तो मान लीजिए कोई नृत्य करने वाला, मैंने आपको बोला मटका नृत्य, तो सबसे पहले तो इसके सिर पे मटके रखे जाएंगे, ये है मटके। देखो दोस्तों,
मटकों की संख्या निश्चित नहीं, ये मटके 2 से लेके 100 तक हो सकते हैं, 100 के ऊपर भी जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। 100 से लेके 100 के ऊपर, 2 से लेके 100 के ऊपर तक जा सकते हैं, ठीक है। ये मटके, ये पैर होते हैं नंगे पांव, ये पैर क्या होते हैं, नंगे पांव होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, मटके रखिए, मटकों को हाथ नहीं लगाया जाता, मटके रख लेते हैं, मटकों हाथ, फिर क्या बिना हाथ लगाए बैलेंस बनाते बनाते नृत्य करते हैं। और नृत्य करते करते क्या होता है, कलाबाजी करतब जगह दिखाते हैं। भवाई नृत्य एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसमें संगीत पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि करतब को भी ध्यान दिया जाता है। ये नृत्य करतब इतने हैं कि इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता हासिल है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नृत्य को हासिल है। और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे गया उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और व्यावसायिक नृत्य में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नृत्य। तो होता क्या है, हम सबने नृत्य देखा हुआ, ऐसा नहीं हमने नहीं देखा हुआ, याद नहीं है बस। तो अब मैं बताऊंगा जो आपको याद आ जाएगा। तो नृत्य कैसे करते हैं, मटके ले लिए, ये नंगे पांव। अब नृत्य करते करते वो करतब कैसे करते हैं, नृत्य करते करते या तो आपको तलवीज को ये तलवार पे नाचेंगे, या कांच के छोटे छोटे टुकड़ों पे नाचेंगे, या थाली के किनारों पे नाचेंगे, या कीले रख दी जाएंगी, कीलों पे नाचेंगे, या गिलास रख दिए जाएंगे, गिलासों पे नाचेंगे, गिलास रख दिए जाएंगे, गिलासों किनारों पे नाचेंगे। तो दोस्तों देखो, नंगे पांव है, मटकों का बैलेंस बनाना है, फिर नंगी तलवारें रख दी जाएंगी, कांच के टुकड़े फेंक दिए जाएंगे, गिलास फेंक दिए जाएंगे। तो देख लो आप, अभी तो चलो ये नृत्य प्रोफेशनल इसमें आगे, लेकिन शुरू हुआ होगा तब इस नृत्य से किस तरह से लोग पैसा कमाते होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। तो इस नृत्य से करते हैं। और क्या होता है दोस्तों, नृत्य करते करते जमीन पे रुमाल गिरा होता है, ये जमीन पे रुमाल गिरा होता है, ये सब करतब दिखाते दिखाते अपनी कमर को बैंड करके इस रुमाल को अपने मुंह से उठाते हैं, इस रुमाल को अपने मुंह से उठाते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आरएस एग्जाम 2016 में, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इस तरह से नृत्य करते हैं। तो लिखो नृत्य करते कैसे, नृत्य कैसे करते हैं, सिर पर मटके रखे, सिर पर मटके रखे जाते हैं, मटके रखकर तलवारों पर नाचना, तलवारों पर, कांच के टुकड़ों पे, कांच के टुकड़ों पे, तलवारों पे, कांच के टुकड़ों पे, थाली के किनारों पे, ये करता है ना दोस्तों, थाली के किनारों पर नाचना, किनारों पर नाचते हुए जमीन पे रखे रुमाल को मुंह से उठाना, रुमाल को मुंह से उठाना, ये इस नृत्य करता था। तो आरएस 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह से स्टेटमेंट दे दिया कि सिर पे मटके रखे, तलवार पे नाचना, कांच के टुकड़ों पे नाचना, थाली के किनारों पे नाचते हुए जमीन पे रखे रुमाल को मुंह से उठाने वाला जो कर्तव्य निम्न में से किस नृत्य में किया जाता है, निम्न में से किस नृत्य में किया जाता है। उस ऑप्शन में भवाई नृत्य था, आंसर गया था भवाई नृत्य, क्योंकि ये इसमें किया जाता है। तो ये आपका स्क्रीनशॉट बता लीजिए। अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे आखिरकार ये नृत्य को गुजरात से राजस्थान लाया कौन था, और इस नृत्य में फिर कौन कौन प्रमुख नृत्यांगना हुई, पहले सबसे पहले से किया, पुरुषों में कौन सबसे प्रमुख नर्तक हैं, संरक्षण किसने दिया, ये सब बातें हम करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब बात करें इसके प्रवर्तक की। प्रवर्तक कौन होता है दोस्तों, प्रवर्तक होता है शुरुआत करने वाला। तो राजस्थान में इस नृत्य की शुरुआत किसने की, आखिरकार इस नृत्य को राजस्थान में लेके कौन है, उसकी हम चर्चा करें। तो 2 भाई थे, वो इसे लेके आए थे, भाई थे, दोस्त थे, लेकिन नाम लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करें प्रवर्तक। प्रवर्तक मतलब क्या होता है, शुरुआत करने वाला, प्रवर्तक। तो प्रवर्तक थे नागोजी और बागोजी जाट, नागोजी और बागोजी जाट। कहां के रहने वाले थे, अजमेर केकड़ी। अजमेर जिला है अजमेर, और जगह है केकड़ी। अजमेर में जगह केकड़ी, वहां के रहने वाले थे। प्रवर्तक कौन है, नागोजी बागोजी जाट है, और अजमेर केकड़ी के रहने वाले हैं। ये लोग इस नृत्य को गुजरात से कहां लेके गए, राजस्थान लेके गए, और राजस्थान में लाने के बाद भवाई जाति द्वारा किया गया और उदयपुर संभाग में फैल गया। ये नृत्य परीक्षा में पूछा जाता है, आरएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, इस नृत्य को सर्वप्रथम किस महिला ने किया था, तो प्रथम महिला नर्तक, प्रथम भवाई महिला नर्तक कौन है, प्रथम भवाई महिला नर्तक, भवाई महिला नर्तक, प्रथम भवाई महिला नर्तक कौन है दोस्तों,
पुष्पा व्यास। कौन है दोस्तों? पुष्पा व्यास। पुष्पा व्यास। और कहां से संबंध है जिन्होंने, कहां की रहने वाली है? जोधपुर की। कहां की रहने वाली है दोस्तों? जोधपुर की। तो आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से बागोजी और नागोजी जाट के संबंध कौन से नृत्य से? कौन से नृत्य से? भवाई नृत्य से। प्रवर्तक कौन है भवाई नृत्य के? बागोजी और नागोजी जाट। निम्न में से भवाई नृत्य की पहला महिला नर्तक कौन है? पुष्पा व्यास है। पुष्पा व्यास जो भवाई नृत्य की पहली महिला नर्तक है, उनका संबंध कौन से जिले से? कौन से जिले की रहने वाली है? जोधपुर जिले की रहने वाली। क्वेश्चन आपका यही बनेगा, घुमा फिरा के दे सकता है वो एक अलग बात है, तो उसकी लैंग्वेज चेंज कर देगा, लेकिन आंसर आपका यही जाएगा। लैंग्वेज चेंज करें तो कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो ये आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। प्रवर्तक हुए नागोजी बागोजी जाट। कहाँ के रहने वाले? अजमेर के खड़ी। प्रथम भवाई महिला नर्तक कौन है? पुष्पा व्यास है। कहाँ की रहने वाली? जोधपुर। एक पॉइंट और लीजिए कि व्यावसायिक लोक नृत्य में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य, व्यावसायिक लोक नृत्य में सबसे प्रसिद्ध व्यावसायिक लोक नृत्य में लोकप्रिय, सबसे ज्यादा लोकप्रिय नृत्य भवाई नृत्य। क्यों? क्योंकि इस नृत्य की जो पहुंच है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। दो चीजें, एक तो इस नृत्य को व्यवसायिक तौर पर ज्यादा किया जाता है, और दूसरा है कि इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई कैसे, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे, लेकिन प्रमुख नृत्यांगना मतलब प्रमुख कलाकार कौन कौन है, ठीक है, इस नृत्य के। तो मैंने आपको बताया था इस नृत्य को महिलाएं भी करती है, पुरुष भी करते हैं। तो इसके जो प्रमुख कलाकार है उनकी हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करें प्रमुख महिला कलाकार। किसकी बात करें दोस्तों? प्रमुख महिला कलाकार। तो बात करें प्रमुख महिला कलाकार। एग्जाम में आपसे पूछे नृत्यांगना, तो घबराने वाली बात भी, नृत्यांगना का मतलब होता है नृत्य करने वाले, कलाकार मतलब आप अच्छे समझेंगे इसलिए। तो प्रमुख महिला कलाकार कौन है? दो हैं। पहली है अस्मिता काला। कौन है? अस्मिता काला। अस्मिता काला कहां की है? जयपुर की। और दूसरी है तारा शर्मा। तारा शर्मा कहां की है? बाड़मेर की। पहली है अस्मिता काला, दूसरी है तारा शर्मा। अब ये प्रमुख कलाकार आखिरकार है क्यों? तो मैंने आपको बोला था कि मटका नृत्य या भवाई नृत्य को जब किया जाता है तो सर पे मटके रखे जाते हैं। तो अस्मिता काला ने अपने सर पे कितने मटके रखे? अस्मिता काला ने अपने सर पे रखे 111 मटके। आप सोच सकते हैं दोस्तों, 111 मटके रखे इन्होंने नृत्य किया था। आप 111 मटके आपने सिर पे रखे, तो इनकी ऊंचाई, फिर 111 मटके रखे, सब करतब, तलवार पे नाचना, कीलों पे नाचना, वो सब इन्होंने किया था। और इन 111 मटके रखने के कारण इस अस्मिता काला का नाम है, जो किसमें है? लिम्का बुक में दर्ज है। कौन सी बुक में दर्ज है दोस्तों? लिम्का बुक में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं निम्न में से लिम्का बुक में किसका नाम है और अस्मिता काला का नाम हो ऑप्शन में, तो आप ऑप्शन में आपका आंसर अस्मिता काला से दीजिए। तो और तारा शर्मा ने कितने मटके रखे थे? 105 या 106, इनमें से है। आपसे मटकों की संख्या कभी नहीं पूछ जाएगी, बस बताने के लिए। तो प्रमुख महिला का निम्न से अस्मिता काला का संबंध कौन से नृत्य से? भवाई नृत्य से। अस्मिता भवाई नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना अस्मिता काला का संबंध कौन से जिले से? जयपुर जिले से। भवाई नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना अस्मिता काला का नाम निम्न से कौन सी बुक में दर्ज है? कौन सी बुक में दर्ज है? लिम्का बुक में दर्ज है। दूसरी कौन है? तारा शर्मा। ठीक है दोस्तों। अब है प्रमुख पुरुष कलाकार। पुरुष कलाकार पहले है रूप सिंह शेखावत। कौन है दोस्तों? रूप सिंह। पहले कौन से? रूप सिंह शेखावत। दूसरे कौन है? प्रदीप पुष्कर। प्रदीप पुष्कर। और तीसरे हैं सांगीलाल। सांगीलाल, जिनमें से सांगीलाल जी की मृत्यु हो चुकी है हमारे बीच में, लेकिन फिर भी कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। महिला कलाकार अस्मिता काला जयपुर, तारा शर्मा बाड़मेर। प्रमुख कलाकार रूप सिंह शेखावत, प्रदीप पुष्कर और सांगीलाल। ये हमारे प्रमुख कलाकार। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बात हुई। देखो इससे पहले जो हमने बातें पढ़ी ना, कहाँ का प्रसिद्ध है, क्या है, कहाँ से आया था, प्रवर्तक कौन है,
वो क्वेश्चंस ऐसे थे दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, ऐसी बातें नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये एग्जाम में पूछना शुरू हुआ है, क्योंकि एग्जाम्स के पैटर्न बदल रहे हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन से हटके कुछ क्वेश्चन पूछे जाने लगे कुछ एग्जाम्स में। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, प्रमुख नृत्यांगना कौन है, नाम देखो, जो आरएस प्री और जो अधीनस्थ बोर्ड है वो नाम जरूर पूछता है। और अब क्वेश्चन ऐसे आने लगे, इस नृत्य को सभी नृत्यों को ऑलमोस्ट सबको संरक्षण प्रदान है, इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया, और जिसने संरक्षण दिया उसकी थोड़ी सी बात करेंगे, 360 डिग्री पे उसको घुमा देते हैं क्वेश्चन को। दूसरा, इसमें मैंने आपको बताया था कि नृत्य अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता हासिल है, तो अब लोकप्रियता कैसे हासिल हुई उस पर हम बात करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले उस पर हम बात करेंगे। ठीक, अब देखिए एक लेखिका हुई, उनका नाम था शांता गांधी। क्या नाम था? शांता गांधी। उन्होंने एक नाटक लिखा जसमा ओडन, उस नाटक का नाम था जसमा ओडन। जसमा ओडन जो नाटक का नाम था वो किस चीज पे आधारित था? वो आधारित था दोस्तों आम आदमी का संघर्ष। आम आदमी का संघर्ष कैसे वो पैदा होता है, कैसे आम जिंदगी अपने घर परिवार पैसे को मैनेज करते करते अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेता है, वो पूरा संघर्ष उस नाटक में दिखाया गया। वो नाटक लिखा था कितने? शांता गांधी ने। और वो नाटक किस शैली में लिखा गया था? भवाई शैली में। आप लिखिए फिर समझाता हूं। तो सबसे पहले शांता गांधी ने एक नाटक लिखा, उस नाटक का क्या नाम था? जसमा ओडन। क्या नाम था? जसमा ओडन। आम आदमी का संघर्ष। कौन सी शैली में लिखा गया था नाटक? भवाई शैली। यह नाटक भवाई शैली में लिखा गया। अब हुआ क्या दोस्तों, और इस नाटक के साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंच मिला। अब मैं समझाता हूं, अंतरराष्ट्रीय मंच मिला इस भवाई नाटक। हुआ क्या, शांता गांधी ने नाटक लिखा जसमा ओडन भवाई शैली में। अब भवाई शैली का मतलब क्या है? भवाई शैली को नहीं, नृत्य। इन्होंने इस नाटक की रचना इस तरह से की थी कि जब ये नाटक मंच पे प्रस्तुत हुए, तो इसके जो कलाकार है नाटक के, उस नाटक को इस तरह प्रस्तुत करे कि वो नाटक भी करें और ये नृत्य भी करें। समझ रहे हैं? तो ये नाटक नृत्य नाटिका, एक्चुअली जसमा ओडन नृत्य नाटिका है। क्या है? नृत्य नाटिका, नृत्य करते करते नाटक है। तो इसमें जो नृत्य किया गया है वो किया गया है भवाई नृत्य, इसलिए से भवाई शैली कहा गया। तो भवाई नृत्य करते करते आम आदमी की संघर्ष की कहानी उन्होंने समझाई, सर पे मटके रख के, और किस तरह से संघर्ष, ये मतलब संघर्ष ही ना, एक तरह से पैरों पे नंगे पांव चल रहा है कांच पे, मतलब कठिन परिस्थिति के बारे में बताया गया उस नाटक में। तो उस नाटक को करते करते भवाई नृत्य किया गया था, इसीलिए इसको भवाई शैली में लिखा गया नृत्य नाटिका है। और इसी नृत्य को के माध्यम से इसको अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान हुआ। इंग्लैंड, जर्मनी, इनमें नृत्य किया गया, इसलिए नृत्य सबसे ज्यादा लोकप्रिय, और इसलिए इस नृत्य की डिमांड भी ज्यादा रहती है। तो ठीक है दोस्तों, शांता गांधी, जसमा ओडन, भवाई शैली, अंतरराष्ट्रीय। अब आपसे क्वेश्चन पूछे शांता गांधी का संबंध इनमें से कौन से नृत्य से? भवाई नृत्य से। जसमा ओडन का संबंध कौन से नृत्य से? भवाई नृत्य से। भवाई नृत्य का नाटक का संबंध कौन से नाटक से? जसमा ओडन से। अंतरराष्ट्रीय मंच से। तो इस तरह इसी तरह क्वेश्चन पूछते आप कर देंगे। अब अगला पॉइंट है, इस नृत्य को संरक्षण दिया। इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया? तो इस नृत्य को संरक्षण दिया भारतीय लोक कला मंडल। किसने दिया दोस्तों? भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय संस्थान है, भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल ने भवाई नृत्य को संरक्षण दिया। संरक्षण क्या होता है मैंने अपनी पिछली क्लास में समझा रखा है। अपने अधीन ले लेता है, फिर प्रचार प्रसार किया जाता है, विलुप्त होते हुए नृत्य को अपने अधीन ले लिया जाता है। तो भारतीय लोक कला मंडल ने इसको संरक्षण दिया। मैंने आपसे कहा था कि अब इस लोक कला मंडल का नाम हो गया, तो थोड़ी सी जानकारी इस लोक कला मंडल की भी लेंगे, क्योंकि 360 डिग्री पे आगे का और पीछे का हमें पता होना चाहिए, तभी हम एक आरएस लेवल की तैयारी कर सकते हैं। तो भारतीय लोक कला मंडल की हम बात करें तो भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना का सन है 1922। कब हुई इसकी स्थापना? 1922 में। अब यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसकी स्थापना 1922 में। ठीक है दोस्तों, अब इसकी स्थापना किसने की? यहां लिख लेते, इसकी स्थापना किसने की? देवीलाल सामर ने। देवीलाल सामर संस्थापक थे। देवीलाल सामर ने इसकी स्थापना की, और इनका सहयोगी कौन था? दयाराम भील। देखिए इन दोनों का नाम कैसे आता है। मैंने आपसे कहा
कि भारतीय लोग इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया? भारतीय लोक कला मंडल को दिया। भारतीय लोक कला मंडल को उसका संरक्षण मिला और इस नृत्य को संरक्षण देवीलाल सामर ने दिया। किसके माध्यम से दिया? किसकी सहायता से दिया? दयाराम भील की सहायता से दिया। किसकी सहायता से दिया दोस्तों? दयाराम भील की सहायता से दिया। ठीक है, तो अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि दयाराम भील का संबंध इनमें से किस नृत्य से? तो किस नृत्य से? भवाई नृत्य से। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों लोग भवाई नृत्य कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम पढ़ेंगे कच्ची घोड़ी नृत्य। ये हमारा भवाई नृत्य कंप्लीट हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे। देखो भवाई नृत्य में जितनी सूचनाएं थी जो आप तक एग्जाम में पूछी नहीं है, जो जा सकती है, पूरी संभावनाएं मैंने आपको यहाँ बता दी। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं भवाई नृत्य का, आपका गलत नहीं होगा। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमारा भवाई नृत्य कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कच्ची घोड़ी नृत्य। छोटा सा है भवाई नृत्य, इसलिए बड़ा था क्योंकि मैंने इसको जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आरएस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भवाई नृत्य लिख देगा और लिखने को बोलेगा। तो ये जो जितने पॉइंट मैंने आपने नोट्स बनाई है, जितने पॉइंट मैंने बताए आप आरएस एग्जाम लीजिए, आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे, बस राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा जो नृत्य है कच्ची घोड़ी, छोटा नृत्य है, उसकी बात कर लेते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी। कहाँ का दोस्तों? शेखावटी। अब शेखावटी क्षेत्र का, शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं पहले नक्शे के माध्यम से आपको समझा चुका हूं। सीकर, झुंझुनू, चूरू वगैरह शेखावटी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है दोस्तों, करता कौन है इस नृत्य को? तो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो नृत्य है देखो कहाँ का प्रसिद्ध है? कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये जो नृत्य कब किया जाता है? देखो व्यवसायिक लोक नृत्य कोई ओकेजन नहीं होता, कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जैसे होली पे किया जाएगा, दिवाली पे किया जाएगा। व्यवसायिक लोक नृत्य कभी भी किए जा सकते हैं क्योंकि आमदनी हो रही है, छठू बार मैंने आमदनी होनी चाहिए, तो कभी भी किए जा सकते हैं। किसी समारोह में, किसी स्कूल फंक्शन में, किसी विवाह पे, किसी त्योहार पे कभी भी किए जा सकते हैं। तो कोई इसमें ऐसा होता नहीं। तो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब इस नृत्य में एक कहानी है छोटी सी। इसमें इनके साथ क्या हुआ था कि राजस्थान से उस समय में शेखावटी के लोग महाराष्ट्र मराठों के पास घोड़े लेने गए थे। उन्होंने घोड़े ले लिए। घोड़े लेके जब वापस आए तो रास्ते में गांव में रुके और रात को आराम किया। जब सुबह उठे तो उनको अपने घोड़े नहीं मिले। जब घोड़े नहीं मिले तो आसपास जब उन्हें ढूंढा तो एक कबीले में उन्हें अपने घोड़े बंधे हुए मिले। उन कबीले, वो कबीला किसका था? मराठों का कबीला था। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें हमारे घोड़े दे दो। घोड़ी शब्द है ना इसमें, इसलिए तो उन्होंने बोला हम तुम्हें घोड़े नहीं देंगे। तब राजस्थान के लोगों में, मराठा के लोगों में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में राजस्थान के लोग जीत गए। और जब जीत गए तो वहां से जब ये निकले तो एक घोड़े लेके निकले और सीधे शेखावटी आके रुके। इसलिए कच्ची घोड़ी नृत्य, घोड़ी का नाम आता है। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का पड़ते? शेखावटी का, क्योंकि उस वक्त पुरुष आप जानते हैं युद्ध को हम पुरुष करते थे, तो पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। तो ये थी सिंपल सी कहानी थी। अब क्या होता है, आपने नृत्य देखा होगा, कब देखा होगा? किसी स्कूल के फंक्शन में, टीवी में कभी देखा होगा कि एक इंसान होता है, एक आदमी होता है, अपने पैर एक लकड़ी के घोड़े में डाल लेता है, पैर नीचे जमीन में टिक जाते हैं और घोड़े से वो नाचता है। 4, 5, 8, 9, 10 लोग नाचते हैं। तो वो कच्ची घोड़ी होती है, वो कच्ची, कमर पे घोड़ी बंधी होती है। तो जो कमर पे घोड़ी बंधी होती है लकड़ी की, उसे क्या बोलते हैं? चितलाई। क्या बोलते हैं दोस्तों? चितलाई। तो कमर की घोड़ी क्या बोलते हैं? कमर पे बंधी घोड़ी क्या बोलते हैं? कमर पर बंधी घोड़ी, बंधी घोड़ी क्या कहलाती है दोस्तों? चितलाई। क्या कहलाती है दोस्तों? चितलाई। परीक्षा में पूछ ले आपसे तो आपको घबराने वाली बात नहीं, उसे क्या बोलते हैं? चितलाई। बांस की जो घोड़ी कमर पे बंधी होती है उसे क्या बोलते हैं? चितलाई बोलते हैं। अब जब ये नृत्य किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है, तो यहाँ पे लश्कारिया गीत है। लश्कार में ललकारने वाले गीत। युद्ध की इस नृत्य को करते हुए ऐसा होता है जैसे युद्ध हो रहा हो तो ललकारने वाले गीत गाए जाते हैं। ललकारने वाले गीतों क्या बोलते हैं? लश्कारिया गीत। तो इस नृत्य को करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं दोस्तों? लश्कारिया गीत। लिख लो, लश्कारिया गीत गाए जाते हैं, लश्कारिया गीत गाए जाते हैं। अब ये नृत्य किया कैसे जाता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो 4 लोग इधर खड़े हो जाते हैं आमने सामने, आमने सामने होता है, आपको सबको पता है। 4 लोग इधर खड़े हो गए, ठीक है दोस्तों, और 4 लोग इधर खड़े हो गए, 4 लोग ये खड़े हो गए, यानी टोटल 8 लोग होते हैं, है ना। अब ये युद्ध करते हैं, झूठ मान का युद्ध करते हैं, झूठ मान का। ये इससे लड़ेगा, ये इससे लड़ेगा, ये इससे लड़ेगा, ये इससे लड़ेगा, ठीक है। ये इससे भी लड़ सकता है, ये इससे भी लड़ सकता है, ये इससे भी लड़ सकता है, इस तरह से लड़ता है, ठीक है। तो ये जो लड़ते हैं ना, तो आपस में बदलते रहते हैं। कभी हो सकता है कि चारों एक साथ आ जाए, 8 एक पंक्ति में आ जाए, कभी हो सकता है कि 8 ऐसे गोला गोला बना ले। तो
इस तरह से करते हैं। हालांकि एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों? पैटर्न बन रहा है। और इस पैटर्न बनने के आधार पे इस नृत्य को क्या बोला गया? पैटर्न कला पे आधारित नृत्य। क्या कहा गया है? पैटर्न कला पे आधारित। तो आपसे परीक्षा में पूछ ले कि निम्न में से कौन से नृत्य में पैटर्न बनता है, तो कौन किस नृत्य में बनता है? शेखावटी के कच्ची घोड़ी नृत्य में बनता है। तो किस कला पे आधारित नृत्य? पैटर्न बनाने की कला पे आधारित नृत्य, पैटर्न कला पे आधारित नृत्य, पैटर्न कला पर। और जब पैटर्न बनता है ना दोस्तों, तो तरह तरह के पैटर्न बनते हैं। कभी किस चीज का पैटर्न बनेगा, कभी कुछ चीज बनेगी। तो जो सबसे प्रमुख पैटर्न है फूल बनने का एहसास होता है। किसका ऐसा होता है? फूल बनने का एहसास। फूल बनता है। और फूल भी कौन सा बनता है? सबसे प्रसिद्ध गुलाब का फूल बनता है। फूल बनने का एहसास होता है। और सबसे प्रसिद्ध कौन सा फूल बनता है? गुलाब का फूल बनता है। तो आपसे परीक्षा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना यही है। इसको आप 50 स्टार लिख लो। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यही कि 50 स्टार करके लिख लो कि यह नृत्य कौन सी कला पे आधारित है? पैटर्न कला पे। फिर आपसे पूछ ले कौन सा पैटर्न सबसे प्रमुख है? फूल बनता है। या आपसे पूछ ले कौन सा फूल बनता है? गुलाब का फूल बनता है। बात खत्म। कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। घोड़ी जो कमर में बनती है उसे चितलाई कहते हैं। इस नृत्य को करते समय लश्करी गीत गाए जाते हैं, ललकारने वाले गीत गाए जाते हैं। और ये नृत्य पैटर्न कला पे आधारित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब एक चीज और देखिए, इसके प्रमुख कलाकार, क्योंकि परीक्षा में कलाकार वो नाम पूछता है, इसलिए इसके प्रमुख कलाकार लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रमुख कलाकार, इसके दो प्रमुख कलाकार, उनका नाम लिख लीजिए। पहले है छावर गहलोत। कौन है? छावर गहलोत। छावर गहलोत कहां के हैं? जोधपुर के। और दूसरे हैं गोविंद पारिक। कौन है दोस्तों? गोविंद कहां के हैं? टोंक के। टोंक कहां के? टोंक। तो कच्ची घोड़ी नृत्य, हमने कच्ची घोड़ी नृत्य में क्या पढ़ा दोस्तों? शेखावटी का प्रसिद्ध है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। कमर पे जो घोड़ी बांधी जाती है लकड़ी की, चितलाई कहलाती है। इस नृत्य को करते समय गीत गाए जाते हैं, लश्करी गीत गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पैटर्न कला पे आधारित है। छावर गहलोत और गोविंद पारिक। छावर गहलोत का संबंध जयपुर जिले से, गोविंद पारिक का संबंध टोंक जिले से। टोंक जिले में कहां से है? निवाई तहसील से। देख लो, कभी एग्जाम में पूछ ले आपको निवाई तहसील से। तो ये हो गया हमारा कच्ची घोड़ी नृत्य। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आज की क्लास में व्यवसायिक लोक नृत्य में आज भवाई नृत्य पढ़ लिया, कच्ची घोड़ी नृत्य पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में 13 तारी नृत्य पढ़ेंगे और जो भी छोटा मोटा नृत्य बच गया हम उसमें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम जातीय लोक नृत्य शुरू करेंगे। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। आने वाली क्लासेस में, आने वाले दिनों में हम एक चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे कि हम नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि मेरे नोट्स मैं काम कर रहा हूँ, कुछ दिनों में मेरे इतिहास और कला संस्कृति के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ज्योग्राफी के नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन उसका थोड़ा सा चार्ज रहेगा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मेहनत लगी। बहुत ज्यादा चार्ज नहीं रहेगा। आप सोच नहीं सकते, आपके एक दिन का जो आप चाय पीते हैं ना, जो भी स्टूडेंट बाहर खड़ी पे जाके, उतना सा उसका नॉमिनल चार्जेस रहेंगे। वो मैं आपको सब बता दूंगा कैसे, लेकिन सब थोड़े दिन में कंप्लीट होने वाले हैं। स्कैनिंग प्रोसेस चल रही है। स्कैनिंग प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो गई तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा जो मैंने अपने हाथ से बनाए और जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता होगी तो मैं आपको प्रोवाइड जरूर करूँ। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। आज का पढ़ाया मुझे आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं वहाँ सॉल्व कर दूंगा। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अब तक अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी का कंप्लीट आने वाले समय में कंप्लीट कोर्स कराऊंगा ताकि आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता ना पड़े। घर बैठे आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, धन्यवाद।